मुंशी प्रेमचंद जी को जब भी पढ़ा सुना जाता है तब वह कहानीकार कम समाज सेवक अधिक प्रतीत होते हैं। उनकी रचना धर्मिता में अक्सर निर्बल, दलित, शूद्र, गरीब किसान, मजदूर व साहूकार तथा सरकारी कर्मचारी पात्र बन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा कुछ साधारण सी वस्तुओं यथा हल, बैल, बैलगाड़ी, राख, कुआं, मचान, गुल्ली डंडा, पंचायत, लॉटरी, शतरंज, चारपाई, हुक्का, हिरन, चिमटा समेत अन्य कई साधारण सी प्रतीत हो रहे ऐसे शब्द के इर्द गिर्द ही उनकी कहानी व उपन्यास का ताना बना बुना जाता है, जिनके सहारे मुंशी प्रेमचंद अपने उपन्यास व कहानी के माध्यम से सामान्य लोगों की समस्याओं का चिन्हांकन कर मार्मिक ढंग से उसकी प्रस्तुति इस तरह से करते हैं कि आम श्रोताओं को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उस कहानी का या तो वह पात्र है या वैसे पात्र उससे टकराते ही रहते हैं और वह मंत्रमुग्ध सा कहानी के प्रवाह में बहता चला जाता है। कभी ये कथानक के अनुसार द्रवित होता है तो कभी वह हर्षित हो, आनंदित हो उठता है। वास्तव में प्रेमचंद वह सच्चे समाजवादी हैं जो बिना किसी लाग लपेट के उच्च नीच की भावना व वर्ग संघर्ष एवं जातिगत व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोशित समाज का चित्रण करते हुए उसके खिलाफ जंग का आगाज करते हैं। अक्सर उनका दबा कुचला निर्बल पात्र अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का ऐलान करता है। वह व्यवस्था से लड़ना चाहता है परंतु हालात से न जीत पाने की स्थिति में वह उनसे समझौता करने के बावजूद भी एक सार्थक संदेश छोड़ जाता है। मुंशी जी हर काल में, हर युग में तब तक प्रासंगिक रहेंगे जब तक समाज में अन्याय होगा, वर्ग संघर्ष होगा, उच्च नीच की भावना होगी। यदि हम वर्तमान स्थितियों की बात करें तो हम देखते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान रोज कमाने, रोज खाने वालों के सम्मुख जब भूख की समस्या विकट हो गई तो उन्होंने सामूहिक पलायन कर अपने जन्म स्थान पर ही अपना ठौर ढूंढा। कमोवेश ये मजदूर ही मुंशी प्रेमचंद जी के पात्र हैं। मुंशी जी ने 1908 में बीएसए के पद पर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में तैनात रहते हुए कहानी संग्रह सोजे वतन लिखा था। देशभक्ति की भावना से ओत-पोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली तथा इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। अंग्रेज कलेक्टर ने उन्हें तलब किया तथा भविष्य में लेखन कार्य न करने हेतु कहा। तत्पश्चात प्रेमचंद जी ने
नाम बदलकर लेखन कार्य जारी रखा तथा 1931 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को धार देने हेतु नौकरी छोड़ दी। ये अब हम चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार व मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य के विशेषज्ञ अंजनी निगम जी के पास, जिनके अनुसार मुंशी जी की प्रासंगिकता का कायल हर युग हर काल का श्रोता रहेगा, क्योंकि मुंशी जी एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा आम आदमी की प्रासंगिकता भी हर काल हर युग में यूं ही बनी रहेगी जैसे मुंशी प्रेमचंद जी के काल में एक आम आदमी की प्रासंगिकता व पहचान बनी रहती थी। तो आइए चलते हैं अंजनी निगम जी के साथ। मुंशी प्रेमचंद जी कालजयी लेखक थे। मुंशी प्रेमचंद जी ने 150 साल पहले जो कुछ लिखा वह उन्होंने उस समय के सामाजिक परिवेश, उस समय की महाजनी व्यवस्था, चूंकि अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजी शासन के अत्याचार, आम आदमी की संवेदना, उसकी निजी समस्याएं और उन समस्याओं से उनका संघर्ष, इन सब विषयों पर लिखा। और ऐसा लिखा जो आज तक जीवंत है। अभी जो कोरोना काल में हमने देखा कि कहीं महाराष्ट्र से तो कहीं गुजरात से तो कहीं पंजाब से तो कहीं हरियाणा से मजदूर पैदल चलते हुए, कभी कोई बेटा अपने बाप को कंधे पर लादकर तो कभी कोई बाप अपने बेटे को कंधे पर लादकर अपने गांव की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ा। ये सब तो दिखाई पड़ता है। अगर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी कहानियों में जो होरी, धनिया, बुधिया आदि जो पात्र थे वो फिर से जीवंत हो गए और वो खुद कहानी गढ़ रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने तो कुछ कल्पना, कुछ यथार्थ के आधार पर लिखा था, लेकिन आज वो घटनाएं सही साबित हो रही हैं। अगर हम ये कहें कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो 1906 से लेकर 1936 तक यानी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जो कुछ लिखा वो भारतीय साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद युग के रूप में जाना जाता है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी कैसे बने। मुंशी प्रेमचंद, इनका नाम तो धनपत राय था और धनपत राय के रूप में इन्होंने सबसे पहला अपना कहानी संग्रह 1908 में सोजो वतन के नाम से प्रकाशित कराया। सोजो यानी शोक, वतन का शोक। इस पे उन्होंने देशभक्ति की वो ज्वाला भड़काई कि उस समय की अंग्रेज सरकार ने उनके उस कहानी संग्रह को ही प्रतिबंधित नहीं कर दिया, बल्कि उनको एक चेतावनी दी कि अब वो भविष्य में कभी लेखन नहीं करेंगे। उस जमाने में एक अखबार निकलता जमाना, जिसके संपादक थे मुंशी दया नारायण जी। मुंशी दया नारायण जी ने उनको बुलाया और कहा कि अब तुम धनपत राय के नाम से नहीं, मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखो। और मुंशी प्रेमचंद जी ने सबसे पहली कहानी जमाना के लिए लिखी, बड़ी बहू, जो प्रकाशित भी हुई। बस वहीं से उनका साहित्य सृजन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अंतिम सांस तक चलता रहा। मुंशी जी अपने साहित्य में कुछ सरलतम भाषा के शब्दों को पिरोकर बचपना, अल्हड़पन, जवानी, वृद्धापन, गरीबी अमीरी, विनम्रता, अक्खड़पन, धर्म अधर्म, कर्म आकर्म, पूजा पाखंड, खेल मनोरंजन, दोस्ती दुश्मनी, सेवा उत्पीड़न, ईमानदारी घूसखोरी जैसे तमाम पहलुओं को परोस दिया करते हैं। उनकी रचना में समाज के हरेक वर्ग का सटीक व सारगर्भित चित्रण होता है। आज भी उनके द्वारा रचित
सभी पात्र तथा कहानियों का मूल भाव, मूल रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए अपनी प्रासंगिकता व स्वीकार्यता बनाए हुए है। मुंशी जी की शब्द भाषा इतनी सरल व सुग्राह है कि पाठक चाहे कम से कम पढ़ा हो या विद्वान से विद्वान हो, पढ़ते वक्त तल्लीन व भावुक होकर एक एक शब्द को पी जाना चाहता है। इनकी कोई भी रचना पाठक के हाथ में लग जाए, पाठक उसे बिना खत्म किए छोड़ना नहीं चाहता। जहां गुल्ली डंडा में मुंशी जी आनंदमय खेल का मजा बिना ऊंच नीच के सबके उठाए जाने की बात करते हुए इस खेल के माध्यम से पाश्चात्य आयातित व महंगे खेलों पर मार्मिक हमला करते हैं, वहीं ठाकुर का कुआं में नीचे कुल के बीमार जोखू का एक लोटा पानी पिलाने को ले पत्नी गंगी को कितना सामाजिक जुल्म व अत्याचार सहना पड़ता है का भी मार्मिक चित्रण करना सिर्फ उनके और उनके ही वश की बात है। इसी प्रकार पंच परमेश्वर में दो दोस्त जुम्मन शेख व अलगू चौधरी किस कदर फैसला सुनाते हैं तथा उस फैसले को सामाजिक ढांचागत व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है भी अनुकरणीय है। जुगनू की चमक में वह मनुष्य को संयमित जीवन जीना सिखाते हैं, वहीं ईदगाह के मेले में गया हामिद किस कदर बच्चा होकर भी खिलौने की बजाय चिमटा खरीदकर घर लाता है के द्वारा आम जनमानस की भावना को झकझोरते हुए संवेदनशील समाज को संवेदनशील बनाते हैं। लॉटरी के खेल में उसके पात्र द्वारा क्या क्या सपना सजोया जाता है, मगर नतीजा शून्य निकलता है, में भी एक संदेश छुपा हुआ है तथा आदमी को उसके कर्म की ओर उन्मुख करता है। बड़े घर की बेटी में बेटियों के बड़प्पन का जो चित्रण है वह भारतीय महिलाओं के बड़प्पन को दर्शाता है। दो बहनें में ऊंच नीच के भेद को जिस प्रकार करारा हमला झेलना पड़ता है, वह बहनों की गलतफहमी के बाद प्रायश्चित का संदेश देता है। सुजान भगत में सुजान महतो से सुजान भगत बना व्यक्ति का ठीक उसी प्रकार सजीव चित्रण है, जैसे परिवार के लिए सब कुछ कर देने के बाद वृद्धावस्था में अपने बेटों व बहुओं से दुख, ताना व अपमान मिलता है। नमक के दरोगा में दरोगा मुंशी वंशीधर ने जमींदार पंडित अलाउद्दीन को जिस प्रकार अपना मुरीद बना लिया है, जो अंत में सत्य की विजय व ईमान को पक्का बनाने की नसीहत देता है। भले ही मुंशी प्रेमचंद को अब पाठ्य पुस्तकों में समुचित स्थान नहीं दिया जाता है, मगर पाठकों के लिए उनकी रचनाएं आज भी उसी रूप से प्रासंगिक हैं तथा गांधी जी की भांति वह भी अपने कर्म व कलम दोनों से ही सामान्य जनमानस में अलख जगाकर उसे अपनी समस्याओं से निपटने हेतु संघर्ष का मूल मंत्र देते प्रतीत होते हैं। कायस्थ वृंद के संस्थापक धीरेन्द्र श्रीवास्तव मुंशी जी के बारे में उनकी रचना धर्मिता के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि नमस्ते। गबन
गोदान, कफन, वो हल्कू, वो प्राकृतिक वर्णन और वो कहानियों का चित्रण, पात्रों की बारीकी, ऐसा कुछ था लेखन में मुंशी जी के कि पढ़ने के बाद गांव का सजीव चित्रण सामने होने लगता था। हम पढ़ते जाते थे, चित्रण सामने होता जाता था। सारे पात्र अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते थे। जमीन के धरातल को वास्तविक रूप से चित्रित करने का ऐसा लेखक पहले न कभी हुआ और न कभी होगा। इसीलिए उन्हें कालजयी उपन्यासकार कहा गया। इसीलिए वो उपन्यासों की दुनिया के सम्राट कहलाए। और यही वो चीज है, उनके लेखन की वो बारीकी, उसमें गांव की वो खुशबू मुंशी प्रेमचंद जी को आज भी हमारे हृदय में और मन मस्तिष्क में जीवंत रखती है। और हम सब आज भी दावे के साथ कह सकते हैं कि क्या लिख दिया, क्या लिख गए, न कोई लिख पाएगा, न कोई वैसा पढ़ पाएगा। जो लिखना था मुंशी जी ने लिख दिया, और मुंशी जी ने जो लिख दिया, वो जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। आज की पीढ़ी मुंशी जी के इस कौशल से, इस लेखन निपुणता से मरहूम इसलिए है क्योंकि आज वो ईमेल, जीमेल और इन सब चक्रों में रहती है। मुंशी जी को पढ़िए, देश का सचित्र और सजीव वर्णन दिखेगा। काश कि फिर कोई गबन लिख पाता, काश कि फिर कोई गोदान लिख पाता, काश कि फिर कोई हल्कू आता, काश कि फिर कोई अलगू चौधरी आता और जो मन से खाता। नमस्कार। प्रेमचंद के कथा साहित्य पर गांधीवाद के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रेमचंद हमें आज और अधिक प्रासंगिक किसान जीवन के संदर्भ में दिखाई देते हैं, तथा आज भले ही देश आजाद है, पर महिलाओं, दलितों और किसानों की स्थितियों में बहुत कुछ वैसा ही अन्याय और शोषण दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में गरीब, श्रमिक, किसान और स्त्री जीवन का सशक्त चित्रण उनकी दर्जनों कहानियों और उपन्यास में हुआ है। सदगति, कफन, पूस की रात और गोदान में मिलता है। रंगभूमि, प्रेमाश्रम और गोदान में किसान आज भी गांवों में देखे जा सकते हैं, जो वैसे ही ऋणग्रस्त और शोषण का शिकार हैं, जिस तरह होरी रहा है, जो गाय जैसी महत्वाकांक्षा को साथ लिए हुए इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। सेवा सदन की सुमन की तरह कोठे पर बैठने का सिलसिला आज भी बंद नहीं हुआ है। यह दूसरी बात है कि कोठों का स्थान आज चकलों ने ले लिया है। गबन उपन्यास का रामनाथ हैसियत से अधिक दिखने की लालसा में सरकारी धन का घपला करता है। प्रेमचंद के कथा साहित्य में भारतीय समाज के सभी वर्गों, भारतीय जीवन के सभी पक्षों
और भारतीय मनुष्यों के सभी रूपों का चित्रण किया गया है। स्वाधीनता संग्राम में किसानों की भूमिका को राजनीति में समझने वाले गांधी थे, तो साहित्य में उस भूमिका का निर्वाह प्रेमचंद करते हैं। गांधी किसान को जमींदारों के विरोध में जाने से रोकते हैं, पर प्रेमचंद के कथा साहित्य में प्रमुख रूप से किसानों का संघर्ष जमींदारों, साहूकारों और पटवारियों से होता ही रहता है। वे एक तरफ किसान आंदोलन से जुड़ा प्रेमाश्रम लिखते हैं, जिसमें किसान जमींदारों के खिलाफ तनकर खड़े मिलते हैं, तो दूसरी तरफ रंगभूमि का सूरदास छोटी सी जमीन का मालिक होते हुए भी पूंजीपति से सीधा संघर्ष करता है। कर्मभूमि प्रेमाश्रम की अगली कड़ी के रूप में है। इसमें किसान के अलावा छात्र, मजदूर, हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर सभी लोग हैं। गोदान में आते आते भारतीय किसान की दयनीय व वास्तविक स्थिति से वह सीधा साक्षात्कार करते हैं। प्रेमचंद के हाथों हिंदी उपन्यास की कर्मभूमि ही नहीं बदलती, बल्कि उनका कायाकल्प भी होता है। गोदान उपन्यास किसान जीवन का मर्म स्पर्शी, करुण और त्रासद दस्तावेज बन जाता है। प्रेमचंद के कथा साहित्य में जीवनानुसार भाषा का प्रयोग हुआ है। हर वर्ग जातियों की संस्कृति जड़ें उसकी भाषा में निहित होती है। मालती मेहता, रामनाथ और देवी दीन खटिक और होरी धनिया की किसान संस्कृति की भाषा अलग दिखाई देती है। किसी रचनाकार की प्रासंगिकता इस बात में भी है कि वे सर्वकालिक होते हैं, जो रचनाकार की जीवंतता ही है। गांधी का हरिजन व अछूतोद्वार और प्रेमचंद का दलित पात्र पर कलम चलाना आज बहस में है। फिर भी वे दलित पर कलम चलाने से एक नई बहस के घेरे में हैं। सही लिखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह कि दलित साहित्यकारों को अपने हित में यह जिद छोड़नी ही पड़ेगी कि दलित साहित्य दलित ही लिख सकते हैं। इस संदर्भ में अब भी बहस जारी है तथा दलित साहित्यकारों एवं प्रेमचंद के अनुयायियों में यह एक गर्मागर्म बहस का मुद्दा बना हुआ है कि वास्तव में दलित साहित्य का असली चिंतक कौन है, किसके द्वारा दलितों का अधिक भला व लाभ हुआ है। ये अब हम अंत में कायस वृंद की मुख्य समन्वयिका नरेंद्र मोदी विचार मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला शाखा डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव जी से सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, जो कमोवेश मुंशी प्रेमचंद जी के पैतृक घराने से कुछ ही दूर पर उनका जन्म हुआ है तथा वह बनारस में ही पली बढ़ी हैं तथा उनके द्वारा बहुत नजदीकी से मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी की गई है। सादर प्रणाम। आज हम बात करने आए हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य का ऐसा सितारा है जो कभी बुझ नहीं सकता, हिंदी साहित्य का ऐसा सूर्य जो कभी अस्त नहीं हो सकता।
मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। उनके जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो छोटी उम्र में माता के देहांत के बाद बहुत सारी विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए, संघर्ष करते हुए उन्होंने कदम आगे बढ़ाए और उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां पहुंचना सबके लिए सरल नहीं है, संभव नहीं है। लेखन शैली की बात करें, लेखन शैली ऐसी कि सभी अलंकारों से युक्त लेकिन जनसाधारण के मन को छूती हुई, जनसाधारण के जीवन से जोड़ती हुई। पाठक उनके हर उपन्यास के साथ, उनके हर कथा के साथ अपने जीवन को जोड़ पाते हैं बड़ी सरलता से। मुहावरों का इतना अच्छा पुट उनकी कथाओं में मिलता है, अलंकारों का मिलता है। हिंदी की एक सभ्य संभ्रांत शैली, उच्च शैली का दर्शन होता है, लेकिन फिर भी बहुत सरल। मुझे कुछ चीजें उनकी जो पसंद हैं, जो वास्तव में साधारण जीवन से जोड़ती हैं या घटनाओं के साथ जोड़ती हैं। जैसे उनका कथन था कि सीधे का मुंह कुत्ता भी चाटता है। सत्य है, आज के समय में अगर देखा जाए। एक कथा में उन्होंने लिखा, किसी के लिए जिंदगानी मिटा दो लेकिन वक्त पर पीठ ही दिखाता है। ये सब चीजें जो हैं वो हमें साधारण लगती हैं, हृदय को छूती हैं और कहीं ना कहीं जो समाज में घट रहा है वो दर्शाती है। चाहे आप नमक का दौरा का ले लीजिए, चाहे किसी और कथा को ले लीजिए। मेरे सर्वप्रिय मुंशी प्रेमचंद्र को मेरा सादर नमन, सादर श्रद्धांजलि। धन्यवाद। आइए अब हम सुनते हैं फिल्म स्क्रिप्ट राइटर एवं कहानीकार डॉक्टर कविता रायजादा से मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर रायजादा द्वारा लिखित फिल्म ग्रीन सिग्नल प्रदर्शित होने को तैयार है तथा उसका ट्रेलर मार्केट में आ चुका है। इसमें उन्होंने बेटियों की समस्याओं को बड़ी संजीदगी पूर्वक प्रस्तुत किया है। तो आइए सुने डॉक्टर रायजादा को। मैं आगरा से डॉक्टर कविता रायजादा। मुंशी प्रेमचंद जो कि कथा सम्राट कहे जाते हैं, पितामह कहा जाता है उनको, साथ ही उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। तो बचपन में जब हम उनकी कहानियां हमने पढ़ी तो पढ़कर एक अलग ही अनुभूति होती थी। लगता था कि भविष्य में हम भी काश इस तरह की कहानियां लिखें। तो मैंने जब उनकी कहानी पढ़ी तो सबसे पहली जो कहानी थी उनकी वो सरस्वती पत्रिका में छपी थी सौत नाम से, और अंतिम कहानी थी कफन। उनका कहानी संग्रह सोजे वतन, और भी बहुत सी कहानियां उनकी, पूस की रात और ईदगाह, तो कई कहानियां जो हम पढ़ते आए हैं। तो एक यथार्थवादी कहानीकार थे। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो उस समय मैं छोटी छोटी कविताएं लिखती थी धर्मयुग साप्ताहिक में। तो मेरा मन करता था कि मैं जो प्रेमचंद जी हैं उनके ऊपर कहानियां जैसे कि वो लिखते थे वैसा प्रयास करूं। मैंने कहानियां लिखी और मेरा कहानी संग्रह भी निकला चाहत नाम से, और उसको लोगों ने बहुत सराहा। लेकिन जो मैंने प्रेमचंद जी का पढ़ा था कि वो जो कहानी थी उसको बिल्कुल एज इट इज, जैसी है वैसी ही लिख दी जाए, तो उसको कहानी नहीं मानते थे। उसको उस परिवेश में जाना, वहीं के संवाद लेना, वही भाव होना, ये उनकी कहानियों की विशेषता होती थी। तो हम चाहते हैं, आज की पीढ़ी वो भी यही चाहती है कि प्रेमचंद जैसे कहानीकार मिलें, उपन्यासकार मिलें, जिनको पढ़कर हम कुछ सीख सकें। और हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं
तो आज की युवा पीढ़ी को भी मैं यही संदेश दूंगी कि उनकी कहानियों को पढ़ें, उनके उपन्यास को पढ़ें और ऐसा ही समाज को कुछ देने का प्रयास करें। जैसे कि उन्होंने मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लिए लिखा, यथार्थ लिखा, सच्चाई धरातल पर जो है वही लिखा उन्होंने। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। अंत में अब हमें यह फैसला करना ही पड़ेगा कि वास्तव में दलित साहित्य का पुरोधा कौन है। जहां मुंशी प्रेमचंद जी ने 1906 से लेकर 1936 तक अपनी लेखनी की लौ को प्रज्वलित किया है, दलित साहित्य को धार दी है, वहीं पर गांधी जी और अंबेडकर द्वारा संयुक्त प्रयासों के माध्यम से 1931 में गोल मेज सम्मेलन के माध्यम से दलितों को राजनैतिक अधिकार दिलाए गए, राजनैतिक शक्ति प्रदान की गई। किंतु मुंशी प्रेमचंद जी ने उनसे पूर्व ही दलित साहित्य में अपने आप को लीन कर लिया था, दलितों में चेतना लाने का उपक्रम शुरू कर दिया था। इसलिए यह कहना स्वाभाविक होगा कि हो सकता है गांधी जी और अंबेडकर ने मुंशी प्रेमचंद के साहित्य के द्वारा ही दलितों को शक्ति दिलाने हेतु अब प्रेरणा प्राप्त की हो। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण न होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी जन्म से कायस्थ, कर्म से समाजशास्त्री एवं लेखनी से दलित हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।